तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 186 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डेड गॉड बोलान अगले ही लेवल पे आ चुका होता है और अभी के दरमियान वो पूरे फुल पावर को रिलीज कर रहा होता है और वो 7 टावर के फर्स्ट लेवल पे आ चुका था, जो कि एक स्टार लेवल के लिए पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अभी के मर्तबा चलो देखते हैं कि क्या वो इसको पास कर पाता है या फिर नहीं। और अब फिर हमें सीन चेंज का फर्स्ट टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पे फियर्सियस बीस्ट ब्लडी हेयर मैमथ बहुत ज्यादा आसान होता है। और अभी के मर्तबा फर्स्ट टावर की बात करें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वहाँ पे उनको हराना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जैसे ही जैसे सेकंड टावर थर्ड टावर पे आगे बढ़ोगे वैसे ही वैसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं। और अगर बात करें 7 टावर की तो वहाँ पे 10,000 मेंबर्स से और वहाँ पे एक बंदा इनफ है वहाँ के 99.99% 1 मिलियन जीनियसेस को कंपटीशन को आराम से मारने के लिए। अब यहाँ पे अगर ये 10,000 मिलके उस सारे जीनियसेस पे अटैक करें तो 1 मिलियन जीनियसेस भी इनका सामना नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर हमें यहाँ पे डेड गॉड बोलान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने इमेजेस को रिलीज करता है और अभी के मर्तबा वो उस पूरे जगह को घेर लेता है, वो सब पे अटैक करने लगता है और उसके ब्लड इमेज भी आने लगते हैं और वो अभी बहुत ज़्यादा स्पीड में लड़ रहा होता है। उस स्पेस में एक ग्रीन एनर्जी सी फैल जाती है उसके स्पीड के कारण। वहाँ पे टोटल 1000 वाइट ड्रॉप्स यूज दिखाए जाते हैं, जो कि डेड गॉड बोलान के एब्सोल्यूट डोमेन के कारण ही हुआ होता है और वो हर अटैक में अपने फुल पावर को यूज करके सबको मार रहा होता है। उसकी ब्लेड आइसी कोल्ड बन जाती है और उसकी स्लैश ऐसा लग रहा था जैसे वो स्पेस को काट कर उसे ओपन कर रही थी और वो डबल एज क्विक लाइटनिंग की तरह थी और उसके स्लैश को जीनियस लोग बड़ी ही मुश्किल से देख पाए थे, वो इतनी ज्यादा फास्ट थी और वो विंड की तरह बह रहा था और उसकी हर एक ब्लेड बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी और यहाँ पे उसकी कोई भी रूल नहीं दिख रही थी। और अब फिर हमें मोलान को दिखाया जाता है, जो कि अटैक पे अटैक किए जा रहा था। एक एक अटैक हर एक हाथी के सर को उड़ाने के लायक है और उसके चारों तरफ खून ही खून बह रहा था। और अभी के मर्तबा यहाँ बात की जाए 100 जीनियसेस की तो वो भी यहाँ रहते तो आराम से मार दिए जाते, लेकिन यहाँ पे वो इन सबको मुश्किल से मार पा रहा था और यहाँ पे वो पूरे पैशन के साथ मार रहा था, किसी को छोड़ने वाला नहीं था। यहाँ पे वो हर एक मेहनत स्लोली करते हुए मरता जा रहा था, लेकिन वहीं पे वो डेड गॉड बोलान भी वो भी थकता जा रहा था। और अब फिर हमें डेड गॉड बोलान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मेहमत उन सब पे अटैक करके उसके मिरर इमेज को भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और फिर इसके बाद वो उसके यूथ की आई फ्लैश करती है। फिर वो अपने ब्लेड को लेकर उन सारे मेहमत पे टूट पड़ता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मेहमत उस बंदे की तरफ रश कर देते हैं और यहाँ पे उन सब पे 3 कंटिन्यूअस हेवी अटैक करता है, जिसके कारण बोलान उन सब के सामने नॉक हो जाता है। और अभी के मर्तबा वो सारे मेहमत आते हैं और उस बोलान को वहीं पे मार डालते हैं और यहाँ पे 10,000 ब्लडी हेयर मेमर, जिसमें कि डेड गॉड बोलान ने 5,612 को मार दिए होते हैं। लेकिन अभी के मर्तबा यहाँ पे उस 7 टावर फर्स्ट लेवल को पास करने के बाद उसके पास अकेले ही 56.12 बिलियन पॉइंट्स हो चुके होते हैं, जो कि एक अकेला है 10 बिलियन को आराम से सरपास करने के लिए। लेकिन फिर भी वो फेल हो गया इस फर्स्ट लेवल को 7 टावर को पास करने में। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन सारे जीनियसेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो देखते कि डेड गॉड बोले ना फेल हो गया तो उन सबको शांति मिलती कि आखिर ये बंदा इतना ऊपर तक कैसे जा सकता है, क्या बंदा ये इंसान भी है। और अब फिर उन सबकी सांसों में सांस आती है, क्योंकि उन सबको उनकी ब्रेड की एक्सट्रीमली क्विक थी और उन सबको प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। और यहाँ पे उसकी मूवमेंट भी ऐसी थी कि अंडाइन बेंग भी कहते कि ये बंदा आगे चल के बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। लेकिन फिर भी अभी जो 7 टावर के फर्स्ट लेवल में हुआ है वो फिर भी इसमें फेल हो गया है। यहाँ पे ये 7 टावर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ पे अगर डेड गॉड पोलिन उन सबको नहीं मारता तो वो उन सबके भीड़ में ही मारा जाता। और अब फिर यहाँ पे उसने एक्चुअली मैनेज किया 5,000 ब्लड हेयरी मैमर्स को मारने के लिए। मतलब यही हुआ कि वो 5,000 ऐसे लोगों को जो कि 100 जीनियसेस में आते हैं उन सबको आराम से फिनिश कर सकता है, इतनी पावर को रखता है। यहाँ पे डेड गॉड बोलिन भले ही फेल हो चुका है, लेकिन उसने उन शायद टॉप 100 जीनियसेस को शॉक कर दिया था कि देख बच्चे, मेरे से पंगा लिया तो वहीं पे खत्म कर
कर दूंगा। और अब फिर हमें जीनियस सिबलिंग को दिखाया जाता है जो कि आउगोसी प्लैनेट से आया हुआ होता है। वहीं पे हमें मानका प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि मानका क्लैन से आया होता है। यहाँ तक कि ड्रीमी सेल लेडी वाइल्ड रोंगजुन, यहाँ ये सब बंदे स्क्रीन पे ही स्टेयर कर रहे थे। यहाँ पे सेवेज रोंगजुन भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मुट्ठी को बंद कर, और वो कहता है कि अगर मेरी इससे लड़ाई हुई तो शायद मैं इसका एक मूव भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वो ग्रीन कर्ली हेयर भी बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि मेरे टीचर ने भी कह दिया है कि तुम्हारा कोई चांस नहीं होने वाला है बच्चे, ये जो पावर को अचीव कर लिया है तुम्हारा इसके सामने मुश्किल है। और यहाँ तक कि वो ग्रीन हेयर ड्यूड जिसके बगल में कियान स्यू बैठी हुई होती है वो भी कहती है कि मैं भी इसको ब्लॉक नहीं कर सकती, ये भी मुझे एक मूव में हरा देगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर डेड गॉड बोलैंड के स्ट्रेन को दिखाया जाता है जहाँ पे सब कोई इसका लोहा मान रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी बंदे आए हुए होते हैं जो कि 2 से 6 रैंक में आए हुए होते वो सिर्फ अपने 6 टावर के फर्स्ट लेवल पे ही हार चुके थे और वहीं पे मर चुके होते। वहीं पे बात करें 7 से लेके 11 रैंक तक तो वो तो 5th टावर के 7th लेवल पे ही हार चुके थे। और वहीं पे बात करें 12 to 21 तो वो 5th टावर के 6th लेवल पे ही हार चुके थे। वहीं पे नंबर 1 वो तो एक्चुअली मैनेज किया कि 7 टावर के फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसी कारण यहाँ पे उसकी रैंक जितनी थी वो नंबर 2 से बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी थी और इसी कारण सबको उसके बारे में पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। या फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता कि वहाँ पे अभी भी 3 बंदे बचे हुए थे और डेड गॉड बोलेंड अभी किक आउट हो चुका था ट्रेनिंग रूम से। या फिर हमें बताया जाता कि वहाँ पे ब्लड टिप कंडूटाम ब्लड ऑफ लाइफ यिनफेंग वहीं पे मैडमैन लू फेंग बचा हुआ था। और फिर हमें 5th लेवल ऑफ 5th टावर को दिखाया जाता जहाँ पे एक पर्पल 2 फेस स्ट्रिक्स को दिखाया जाता है जो वो बंदा वहीं पे खड़ा होता है। और अब फिर वो बाल स्ट्रॉन्ग कनिटा अपने आंखों को सिकुड़ते हुए वहां पे अटैक करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ऑटोमन टेस्टिंग बेस होता है जहां पे 108 मीटर कंप्लीटली सिल्वर ह्यूमनॉइड ऑटोमन्स पपेट्स होते हैं जो कि उससे फाइट करने वाले थे। और यहाँ पे ये ऑटोमन पपेट्स ऑटोमन रेस के द्वारा ही बनाए गए थे ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट करके वहाँ पे सबको हरा सके। ये यहाँ पे हर एक ऑटोमन रेस का बंदा जो भी रॉबर्ट्स यहाँ मौजूद थे वो एक लिविंग एआई थे, वो अपने कंट्रोल को अपने आप कंट्रोल कर सकते थे। और ये ऑटोमन पपेट्स जो कि यहाँ मौजूद है वो ऑटोमन एम्पायर में एक सोल्जर के रूप में जाने जाते। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रफ ही वो बंदा उस पर अटैक कर देता और यहाँ पे 100 टॉल ऑटोमन पपेट्स थे वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब वो सब पे अटैक किए जा रहा होता। हमें उस पपेट्स को भी दिखाया जाता जो कि बीम ऑफ लाइट बन के कंडीटा की तरफ उड़ते हुए उस पर भी अटैक करने निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो पपेट्स थे उसकी स्पीड 4 टावर से बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी जिसके कारण कंडिता भी उसको आराम से उतने आसानी से डॉज नहीं कर पा था। लेकिन अभी के मर्तबा वो उन सबको मार पा रहा था और वो एक एक करके सबको मारने लगता और उसकी मैचिंग फोर्स बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुकी थी। और अब फिर हमें फॉर्मलेस रेल गन्स को दिखाया जाता जो कि ऑटोमन पपेट्स के आर्म में से निकलती होती है। और ये रेल गन्स उन सारे मेनी कैटेगरीज से निकलती है और यहाँ पे हाईएस्ट वो लाइट की स्पीड को भी रीच कर सकती है। और यहाँ पे रेल गन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, यहाँ तक कि सिर्फ ऑटोमन एम्पायर जैसा बंदा वाला ही इसे अपने आप में इंस्टॉल कर सकता है। अब यहाँ पे वो ऑटोमन रेस के पपेट्स वहाँ पे उस पे लॉन्ग रेंज अटैक करने लगते हैं क्योंकि उनके पास रेल गन होती है। और यहाँ पे ये देख के कंडिता अपने दांतों को पीसते हुए कहती है कि मैं लॉन्ग रेंज अटैक को बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और यहाँ पे वो उसको अटैक करना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी के मर्तबा जैसे जैसे टाइम बीतता है वो उन पपेट्स से इंजर्ड होना स्टार्ट हो जाता है और अभी के मर्तबा उन पपेट्स के वो भी मारना शुरू करता है, उसके हेड को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर के लगे चिप्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। और अभी के मर्तबा वो ऑटोमन पपेट के आयरन फिस्ट को उससे डॉज करते हुए वो कंदिता उस पर अटैक करने लगती है और यहाँ पे उसको बहुत ही मुश्किल हो रही होती है क्योंकि ये लोग अभी बहुत ज्यादा खतरनाक। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऑटोमन फिस्ट अपने आयरन फिस्ट, लेग नाइफ्स, रेल गन्स, फ्लेम, बॉडी स्लैम्स इन सारे अटैक को यूज करके उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा करती है कि तुम्हें बेटे आ जाओ, तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी। और यहाँ पे वो सारे ऑटोमन लम्स एक साथ मिलकर स्पीड अटैक भी करते और यहाँ पे वो बंदा अपने स्पीड अटैक से उस पर अटैक करता और यहाँ पे वो उसके चिप्स को फोर्सफुली ब्रेक कर देती। लेकिन तभी वहां पे हमें दिखाया जाता कि एक ऑटोमन रेस का पपेट वहां पे आके उसके सर पे मारता है और यहाँ पे वो उसको डॉज नहीं कर पाती। यहाँ पे उसके पंच के कारण ही उसका सर पचक जाता है और यहाँ पे वो उसका मीट बन जाता है और यहाँ पे
वो मारी जाती है और यहाँ पे वो यहाँ मारी जाती है। और अब फिर हमें सीन चेंज का 5th लेवल के 5th टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक और बंदा जो कि उनमें बचा हुआ होता है वो भी कहता है कि बिग बास्टर्ड आओ आओ मुझसे। और यहाँ के मर्तबा वो अभी पूरे पागलों की तरह मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था गस्टॉफिन, और वो हवा में उड़ते हुए उस लार्ज ऑटोमैन पपेट्स की तरफ बढ़ता है और उसकी रिएक्शन और मूवमेंट स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। वो उन सबको अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करके उन सबको मार रहा होता है। और अभी के मर्तबा वो बिल्कुल पागल हो चुका था और वो कोई और नहीं ब्लेड ऑफ लाइफ यिंग फैंग होता है। और अभी उसके आंखों में प्योर गुस्सा दिख रहा होता है, एक सॉर्ट ऑफ ग्रीन डांसिंग फेस ऑफ डेट ऐसा दिख रहा होता है। और उसके आंखों में जरा सा भी नर्वसनेस नहीं होता है और वो बिल्कुल फाइट पे ध्यान दे रहा होता है। और अब फिर हमें उसके ब्लेड इन्फ्यूज एनर्जी को दिखाया जाता है, जिसमें इनलेस अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी लाइट अप करने लगती है और यहाँ पे उसमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। और वो जाके उन पपेट्स को चीरते हुए, उन सबको डैमेज करते हुए, उन सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अभी के मर्तबा हमें बताया जाता है कि ये यिंग फिंग एक एंशिएंट व्हील यूनिवर्सल कंट्री इंपीरियल फैमिली में बॉर्न हुआ था और ये इंपीरियल फैमिली ट्रिलियंस ऑफ ईयर से इस यूनिवर्स में रह रही है। इसी कारण इस इंपीरियल फैमिली ने इसका टाइटल उतना नहीं दिया था और अगर इसको पोजीशन चाहिए था और वेल्थ चाहिए था तो इसको खुद से करना पड़ता, इसको खुद से हासिल करना पड़ता। और हमें आगे ये भी बताया जाता है कि इसको बचपन से ही कुछ मेंटली प्रॉब्लम हुआ करता था, जिसके कारण ये अपने लोअर बॉडी जैसे कि लेग को अपने आप से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता था, सिर्फ अपने अपर ऊपर के बॉडी को ही रिस्पॉन्स उसका नॉर्मल था। और अब फिर यहाँ पे उसने कई एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने ब्लड लाइन और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को भी चेंज करा था। इसी कारण उसके ब्रेन के कोर में एक सोल रेसिड्यू था, तो वहाँ पे उसका चेंज नहीं हुआ। और वहाँ पे इसके बाद जब ये चेंज कराने के बाद वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन चुका था, जिसमें कि एक रिपोजिशन आ चुकी थी और यहाँ पे उसके पास पावर भी नहीं थी और उसकी कोई मदद भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने अपने ब्लड लाइन को भी चेंज करा चुका था। और हमें ये भी बताया जाता है कि जब से वो यंग था वो अपने व्हील चेयर पर ही बैठा सारे बच्चे को अपने इंपीरियल फैमिली ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेन होते हुए देखा था और यहाँ पे वो इसको होल्ड नहीं कर सका। उसे भी लगा था उससे भी ये करना चाहिए। वो फिर अपने मोस्ट बेसिक ट्रेनिंग मेथड जो कि इंपीरियल फैमिली से आई हुई होती है उसके जैसे ही करके वो अपने आप के बॉडी को इम्प्रूव करना शुरू कर देता और यहाँ पे वो अपने आप को क्योर करना शुरू कर देता। और अभी के मर्तबा वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता और जबकि मर्तबा वो अपने लोअर बॉडी को यूज नहीं करता तो वो अपने दोनों हैंड को यूज कर सकता था और वो अपने स्विमिंग और ब्लेड्स को बहुत ही माहिर हो चुका था और बहुत ही अच्छे से यूज कर सकता था। ऐसे ही उसके ब्लेड्स ने उसको आशा थी और फिर वो अपने लाइफ को समझने लगा और वो फिर अपने ब्लेड स्किल को ऐसे ही इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे अभी तक उसकी जो ब्लेड स्किल आ चुकी है वो अनबिलीवेबल लेवल पे आ चुकी है, यहाँ तक कि इसके कारण उसको अपने इंपीरियल फैमिली में भी जगह मिल गई। और यहाँ पे फिर एक अनडाइंग ब्रेन ने फाइनली उसको अपना स्टूडेंट मान लिया, फिर उसको सब कुछ सिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद वो अपने लोअर बॉडी को भी कंट्रोल करने लगा, फिर आखिरकार वो खड़ा होने के लायक बन चुका। और हमें बताया जाता है कि डिसेबल होने के साथ साथ अब इस लेवल तक आ पाना ये 10 सालों में हुआ था और यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था। हर एक टाइम वो उड़ता, वो अपने मूवमेंट अपने डांसिंग ब्लेड्स को यूज़ करता, वो हंसता और वो हैप्पी सब चीज़ करता। अब एक मर्तबा वो अपने ब्लेड वर्क को पूरे ओरिजिन लॉ को जो कि उसकी वुड ओरिजिन लॉ होती है उसको इमर्ज करके उससे अटैक करता और यहाँ पे उसकी मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। और अभी के मर्तबा वो गेटवे ऑफ 2 ओरिजिन लॉ में आ चुका था, जिसके कारण उसकी पोजीशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है अपने इंपीरियल फैमिली में। और जैसे जैसे उसकी पोजीशन हाइयर बढ़ने लगती है वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, वो हवाओं से बातें करने लगता है और यहाँ पे वो आगे चल के ऐसे महान योद्धा बनता है। और अब फिर हमें सीन चेंज का ब्लेड ऑफ यिंग फिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने 100 पपेट्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया होता, उसने 5th टावर के 5th लेवल को पास कर दिया होता है। फिर वो आगे बढ़कर 6th लेवल पे चल गया होता है, जहाँ पे 10 स्पेस बिस्ट कैंग मौजूद होता है। फिर हमें कैंग निम्बलस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि उन पपेट्स से ज़्यादा हाई रैंक के थे। यहाँ पे ये सारे कैंग्स अपने गेटवे ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉ में आ चुके थे। अब जैसा कि यहाँ पे 10 कैंग मॉन्स्टर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे यिंग
वहां पे 3 कैंग मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यहीं पे उसका भी अंत हो जाता है। वो बाकी मिलके कैंग मॉन्स्टर उसको भी यहाँ हरा देते हैं और उसने अपने 6th लेवल के 5th टावर में पास करके अपनी रैंक को 16 कर दिया था। और सीन चेंज कर हमें बताया जाता है कि ये ब्लड टिप कंदिता ब्लेड लाइफ ये दोनों इस ट्रेनिंग स्पेस से किक आउट हो चुके थे और अभी एक ही बंदा वहां पे खड़ा था, वो और कोई नहीं मैडमैन लुई फैंग था, जो कि उस पूरे ट्रेनिंग स्पेस में अकेला बंदा वहीं पे सरवाइव कर रहा था। और चलो देखते कि आखिर वो किस लेवल तक जाता। और अब फिर हमें सीन चेंज कर 5th टावर के 6th लेवल को दिखाया जाता, जहाँ पे एक बाउंडलेस वेस्टलैंड होता है। वहाँ पे 10 इनॉर्मस डार्क गोल्डन बीस्ट होता है, जो कि वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं स्पेस बीस्ट कैंग होते हैं। या फिर लुई फैंग उन सभी 10 स्पेस बीस्ट की तरफ देखता है और यहाँ पे उसका टारगेट होता है 6th लेवल स्पेस बीस्ट कैंग। या फिर लुई फैंग कहता है कि मेरी इनहेरिटेंस की मेमोरी से मैंने पहले ही इन कैंग मॉन्स्टर के बारे में डिटेल्स निकाल ली थी। और अगर बात की जाए एक्यूरेटली तो इन कैंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंदर एक स्पेशल रिलेशन है। और बात करें इस गोल्डन हॉर्न टाइप बीस्ट की तो ये नेचुरली स्टूड करता है पीक ऑफ द 12 में, जहाँ पे पहले पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट आता है। अब इन लोगों के बीच भले ही 1 और 2 रैंक का डिफरेंस हो, लेकिन अगर इन एक के रैंक का भी डिफरेंस देखा जाए तो इनकी ह्यूज बैटल एबिलिटीज में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इसी कारण सेक्टर लॉर्ड बंदे जो कि मैच्योर होने पे ऑटोमेटिकली सेक्टर लॉर्ड बन जाते हैं, वहीं पे कैंग जो कि अपने पीक लेवल पे सिर्फ डोमेन लॉर्ड ही बन पाते हैं। और आप इसके कारण इसके पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो कि बड़ा होकर सेक्टर लॉर्ड और दूसरा वहीं बड़ा होकर डोमेन लॉर्ड बन सकता है, वहीं पे इसके पावर लेवल का बीच कितना डिफरेंस होगा। यहाँ पे अगर बात करें इन सारे स्ट्रॉन्गर स्पेस बीस्ट की तो इनके साथ तो इसके 12 लीडिंग ब्लड लाइन स्पेस श्रेष्ठ के साथ कोई कंपेयरिंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन कैंगलन की नेचुरल टैलेंट्स पावरफुल है और यहाँ पे उसके गोल्ड ओरिजिन राव को फेवर करती है, सेम टू सेम गोल्डन हॉर्न बेस्ट के जिसके पास गोल्ड ओरिजिन राव होती है। और यहाँ पे वो नेचुरली फ्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना पंख है। और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस्ट को पंख की जरूरत होती है और किसी भी पंछी को भी पंख की जरूरत होती है, लेकिन ये बेस्ट बिना पंख के भी उड़ सकता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कोई भी ऐसा स्पेस बेस्ट नहीं है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता, हर एक स्पेस बेस्ट फ्लाई कर सकता है। या फिर हमें बताया जाता है कि अगर एबिलिटी की बात करें तो ये एवरेज लेवल के होते हैं, जो कि ये स्ट्रॉन्गर होते हैं कई सारे इलाइट ब्लड लाइन्स की, जैसे मन का, जैसे कि ऐसे कई सारे ब्लड लाइन्स जो कि इलाइट माने जाते हैं ह्यूमंस ब्लड लाइन्स में। या फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये 10 स्पेस बेस्ट कैंग इन सारी की बॉडी लेंथ 300 मीटर है और इसकी टेल भी होती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है और इसका पूरा बॉडी डार्क गोल्ड स्केल्स में भरी हुई होती है। ये बहुत बड़ी होती है और इसकी साइज की बात करें तो इसके अंदर 1 स्पाइन मौजूद थी और इसकी टीथ और बाइटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा शॉकिंग इनकम्पैरेबल है। और हमें दिखाया जाता है कि इसके हेड के ऊपर एक शाइनी और कवर्ड स्केल्स होते और इसके कॉर्नियास में ट्रायंगुलर शेप होता है, वहीं पे इसकी आंखों में ब्लड लस्ट मौजूद होता है कि ये किसी को भी मार सकता है, सेम टू सेम गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जैसे। और अब फिर हमें लुई फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो 10 स्पेस बीस्ट कैंग की तरफ देखता है। लुई फैंग के अंदर से किलिंग इंटेंट जाग उठता है और अब फिर हमें बताया जाता है कि क्या होगा जब कैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट से मिलेगा, आखिर होगा ही क्या। और अभी के मर्तबा देखा जाए तो कैंग एक ह्यूमन फॉर्म गोल्डन हॉर्न बीस्ट से मिल रहा है, जो कि कोई और नहीं लुई फैंग। और लुई फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डार्क क्लाउड शटल पे बीम ऑफ लाइट बन के उनकी तरफ बढ़ पाता है। जैसे ही वो वहां जाता है वो 10 स्पेस बीट्स भी उसको चेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लुई फैंग ने अपने 5 साल की ट्रेनिंग में लुई फैंग की स्पीड जो कि अपने डार्क क्लाउड शटल पे होती है वो रोंग जुन से भी कई गुना ज्यादा फास्ट हो चुकी थी उस बैटल में। और फिर लुई फैंग बड़ी आसानी से उन सबको मारने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिड एयर में लुई फैंग के 8 इमेजेस अपीयर हो जाते हैं। वहां पे 10 स्पेस बीस्ट ब्लिंक ऑफ आई ऑफ सेकंड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है और उसको चेज किसने करना है। तो यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं बेस्ट की किसी एक को चेज करके पहले ही मारना स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखकर लुई फैंग कहता कि कितने एरोगेंट है ये। और फिर लुई फैंग अपने 5 गोल्डन लाइट्स फ्लोटेड को लेके उन अपने 5 गोल्डन ब्लेड्स से उन पे हमला कर देता है और वो एक कैंगलिन जो कि उसके सबसे नजदीक होता है उस पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे उस कैंग की रिएक्शन बहुत ही क्विक होती है, जिसके कारण वो अपने पावरफुल क्लाउड से उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे 5 गोल्डन ब्लेड्स दो जो उसके क्लाउड से फ्यूज होती है उससे टकराती है, थर्ड उसके नॉक हो जाती है टेल से। वहीं पे 4th ब्लेड जो कि लुई फैंग यूज कर रहा होता है वो उसके गले को चीरते हुए उसको ब्रेन पोर्शन को चीरते हुए उसको मार डालती है। और यहाँ पे
इनकी बीस्ट की फॉर्म देखा जाए तो वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट से अलग होती है और ये मिडिल लेवल स्पेस बीस्ट के बीच में आते हैं और इसके कोई भी इंटरनल वर्ल्ड नहीं होती है, जैसा कि हमने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखा था जिसके सर को उड़ा देने के बाद भी वो मरता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनका कोई इंटरनल कोर नहीं होने के कारण वो इसको आराम से मार सकता है। अभी के मर्तबा उनके सिर्फ फ्रेश और ब्लड लाइफ फॉर्म से होती है और हमें बताया जाता है कि ये डोमेन लॉर्ड तक पहुंचने से पहले उनकी सोल ब्रेन में ही होती है। इसी कारण लू फेंग ने इसके सोल पे ही अटैक किया था जो कि इसके ब्रेन में था, उसके ब्रेन को चीरते हुए इसको मार देती। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि एक गैंग के मरने के बाद वो सारे 9 इंटेलिजेंट उसका पीछा करना शुरू कर देते। उनको पता चल जाता है कि जो ओपोनेंट उनके सामने है उसके सामने डील करना आसान बात नहीं है, इसलिए वो सारे एक साथ मिलके सब पे अटैक करना स्टार्ट। तो ये देख कर लू फेंग कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे लू फेंग बहुत ही क्लियर था और यहाँ पे उसे पता था कि ये बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल और क्विक है और इसकी टेरिफाइंग नेचुरल टेन और स्ट्रेंथ एक सेम ह्यूमन लेवल के जैसा ही है और इसके सेम लेवल ह्यूमन के जैसा उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसकी एक वीकनेस भी होती है जो कि इसका साइज ही है जो कि बहुत बड़ा बनाती है, जिसके कारण लू फेंग के पास यही एडवांटेज था। लू फेंग अपने बड़े फिजिक्स के कारण होने के कारण उसके सामने अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग ने अपने एब्सोल्यूट स्पेस और डेटेज ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक को भी यूज करके इससे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे लू फेंग ने अपने 8 इमेजेस को क्रिएट कर दिया और यहाँ पे कैंग के उसके वीकनेस भी पता थी, लेकिन लू फेंग ने ज्यादा दिन नहीं किया, उसने भी यहाँ पे 10 दिन बिताए क्योंकि उसको अपना कल्टीवेशन करना, जितना ज्यादा वो कल्टीवेट करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसलिए वो हर एक बैटल में हर एक लेवल में अपने मैक्सिमम 10 दिन को ले रहा था और किसी को भी बड़े आराम से नहीं मार रहा था। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग इन सारे बीस्ट को बड़ी ही आराम से मार सकता था और लू फेंग ने इसको पर्पसली वेट किया और जैसे ही वो 10 दिन का टाइम खत्म होने में आधा घंटा बाकी था वो इन सबको मार के आगे बढ़ जाता और फिर में सीन चेंज कर लेवल 5 5 टावर को दिखाया जाता। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग का आखिरी रैंक कितना होने वाला है। क्या लू फेंग बोलान को हरा के नंबर 1 पे आ पाएगा या फिर नहीं, या फिर लू फेंग सेकंड थर्ड पे ही रह जाएगा। आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।